चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धार्थ रीड करो क्वेश्चन नंबर 13. Assuming the Earth, कंटिन्यू. Assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down to the center of the Earth if it weighed 250 Newton on the surface? मतलब एक बॉडी है जिसका वेट ऑन दी सरफेस दे रखा है, कितना है? 250 Newton. और कहाँ निकालना है? On the surface. Assuming sphere, how much would the body? Half of the way down to the center. Just a minute. हाँ, तो और कुछ डेटा गिवन दिखता है क्या? क्वेश्चन नहीं सर, सिर्फ इतना ही दिया है. कुछ और भी दिया है, कोई बताएगा क्या? अरे सर वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का स्फीयर. वेट हमको दे रखा है बॉडी का 250 न्यूटन सरफेस पे, और कहीं पर निकालना है, तो वो जहां पर निकालना है वहां का कुछ तो डेटा होगा ना. वापस रीड कर क्वेश्चन. Assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would be a body weigh halfway down to the center of the Earth if it weighed 250 Newton on the surface? Halfway down. Halfway. मतलब आपको एक और डेटा दिया है, और कोई किसी को आइडिया लगा कौन सा डेटा हाफवे डाउन से? क्या जी का वैल्यू सब जगह कांस्टेंट होता है? यस सर. यस सर. आपने इस चैप्टर में आगे ग्रेविटी वो वाले डेरिवेशंस किए हैं, जी वाले डेरिवेशंस, एट द सरफेस, एट डेप्थ डी, ऑन द सरफेस वाला, और एट हाइट एच. ये तीन डेरिवेशन फिर करे क्यों अलग अलग, जो कांस्टेंट ही रखना था वैल्यू को? जी का वैल्यू तो भाई हाइट के साथ, डेप्थ के साथ चेंज होता है. मैंने तो ऐसा पढ़ा है भाई, आपने क्या पढ़ा है वो बता. सरफेस पे सब जगह हम 9.8 ले सकते हैं, पर मैं 200, 300, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर चला जाऊंगा या डेप्थ में चला जाऊंगा, तब इसका वैल्यू जी नहीं रहने वाला है. मतलब 9.8 जी तो रहेगा, 9.8 नहीं रहेगा. तो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे आपने, तो थोड़ा तो मुझे लग रहा है याद करवाने की जरूरत पड़ रही है. भाई जी एट सरफेस का वैल्यू क्या था? नोट्स यूज कर सकते हो, आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, तो वहां से ही बता सकते हो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला कितना डिराइव हुआ था लास्ट में? GME अपॉन आर स्क्वायर. वेरी गुड. कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर. आज की क्लास में ये फॉर्मूला तो 8.3 में भी मैं यूज करने वाला हूं, तो याद होना चाहिए आपको. और फिर आया था जी एट हाइट H या डेप्थ D. डेप्थ क्या फॉर्मूला था डेप्थ वाला? सर जी ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी अपॉन आर. 1 माइनस डी अपॉन RE, रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ. और अभी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही बोला है कि कहीं डेप्थ पे जाकर आपको एक्सेलरेशन, सॉरी, वेट निकालना है बॉडी का. वो डेप्थ कितना दिया हुआ है? हाफ वे डाउन, RE/2. इतना नीचे अगर हम चले जाए तो बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? अब अगर मुझे बॉडी का वेट निकालना है हाफ वे डाउन डेप्थ में, तो मुझे बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, पर जी का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना. तो पहले तो मैं निकालूंगा कि हाफ वे डाउन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, और जैसे ही पता लग जाएगा मास से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लूंगा. क्वेश्चन का डायरेक्शन समझ में आया? वापस क्वेश्चन रीड कर लो.
एक बॉडी है जो सरफेस पे उसका वेट कितना है 250 न्यूटन। बोलो कि आर बाई टू के डेप्थ पे अगर मैं लेके जाऊं तो वेट कितना होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, एम डी इज इक्वल टू वेट एट डेप्थ इज इक्वल टू एम जी एट डेप्थ। ये समझ में आया जो लिखा मैंने? किसी को कोई पंगा प्रॉब्लम? किसी का पेट नहीं दुख रहा है? कहां से आया है? ओके, A3 ऑल गुड, ऑलराइट। काइवर को पता लगा क्या? Yes, sir. परफेक्ट। अब जी डी का वैल्यू क्या आया है? ये इंटू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। बोलो, रख सकता हूं ऐसा मैं यहां पर? अब देखो उससे होता क्या है। डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आर ई बाई टू, तो एम जी एज इट इज 1 माइनस, इसकी जगह लिख दिया आर ई बाई टू, और एक आर ई तो एज इट इज था ही, ये कैंसिल आउट हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस हाफ विच इज हाफ, तो कितना हो गया? एम जी बाय 2। नाउ जो सरफेस पर वेट दिया था वो क्या था? m इंटू जी एट सरफेस, और ये g सरफेस ही होता था हमारा। तो mg का वैल्यू इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, मतलब डायरेक्टली mg वर्ड यूज नहीं किया है, बोल दिया वेट एट सरफेस कितना दिया है 250, तो यहां पे मैं 250 रख दूंगा बाय 2, कितना हो गया 125 न्यूटन। तो एक बॉडी अगर हाफ वे डाउन लेके जाओगे तो जित उसका वेट जो 250 न्यूटन सरफेस पे था वो नीचे कितना हो जाएगा? 125 न्यूटन। ये मैं ओरली भी निकाल सकता था अगर आपको ये चीज पता हो डिराइव करते वक्त कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ करती थी। हम हमारे केस में वो आर नहीं लेते थे, हम हमारे केस में वो ले सकते। जैसे आपको बताया गया होगा लास्ट क्लास में कि जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ आओगे जी का वैल्यू बढ़ता है, और सरफेस से अंदर की तरफ जाओगे तो जी का वैल्यू कम होता है। तो आपने ग्राफ बनाया था ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा था? सेंटर से अगर सरफेस की तरफ आओगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, और अंदर की तरफ जाओगे तो कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो वेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मैनर में कट गया। आधे डिस्टेंस नीचे आया तो वेट भी हाफ हो गया। पर ठीक है, वो सब चीजें मैं अभी हाल नहीं बोलता हूँ, लगाओ डायरेक्ट स्टेप्स लगाओ बेसिक से। किसी को कोई भी डाउट है स्टेप्स में? ये फॉर्म देखो, इस बार आपके जो सिलेबस में जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें ये वर्ड दे दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिलीटेड। अब तीनों डेरिवेशन डिलीटेड है, एक डेरिवेशन कोई डिलीट है, आएगा नहीं आएगा, तो इससे बेटर है कर लेने का, ये कंफ्यूजन ना रहे। सेशन 10.1 में कैपलर्स के लॉ होते हैं, वो कैपलर्स के लॉ आपको निकाल दिए गए। अब कैपलर्स एक ऐसा टॉपिक है कि पता लगता है, अगर कैपलर वर्ड यूज किया निकाल दिया तो फिर उसके ऊपर से वो कुछ नहीं पूछ सकते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम था, और ये सब चीजें आपको अगले सेशन में भी काम आने वाली थी, इसलिए हमने सोचा पढ़ाई देते हैं आपको। ठीक है, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपको करना है। अब ना तो कराया आपने, तो अगला क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। डाउट बोल देते तो मैं करवा देता, बट अब तुमने ना बोला तो फंस गए। तो इजी है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस अब इससे उल्टा हो जाएगा। किसी किसी को मुझे हेल्प करवानी पड़ेगी, उसमें हाइट का फॉर्मूला यूज होगा। तो एक जो मैंने नहीं लिखा है जी एट हाइट एच, वो यूज कर लेना। कैसा गया पेपर HP?
और शायद सिद्धार्थ आपका भी था ना, आप दोनों के पेपर, दोनों के कौन सा था आज? P. फिजिकल एजुकेशन। मैं तो फुल ऑन फुल ही आएंगे ऐसा है। मैं देख गूगल ने जो बताया वो सही होगा तो देखेंगे। साले ऐसा करते नहीं है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन तो मेरा भी था, तो नंबर आ जाते थे। आप कैसे पढ़ते थे सर? यार हमारे वक्त तो ऑनलाइन था नहीं 2014 में, तो हमें तो पढ़ के ही जाना पड़ता था स्कूल। चलिए, किसी को आइडिया लग गया कुछ? क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिमिलरली जैसे ऊपर दिया था वैसे यहाँ पे दे दिया डब्ल्यू सरफेस। डब्ल्यू सरफेस का वैल्यू क्या होगा? एम जी एट सरफेस, और वैल्यू दिया कितना है? 63 न्यूटन। 63 न्यूटन। दिस इज यहाँ पे आर इक्वेशन। WS equals to mgh होगा। क्या केवल? WS equals to mgh होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वाइट वाला। दैट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स ना केवल, वो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे हम। W वेट का फॉर्मूला हम सभी को पता है mg होता है। अब अगर सरफेस की बात होगी तो g भी सरफेस वाला ही होगा, तो ये तो mg सरफेस का वैल्यू दिया हुआ है। नाउ आपको पूछा क्या है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है एट हाइट। हाइट कितना दिया है? RE/2. RE/2। वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे वो है? और वेट मतलब वेट बोला जाए या फोर्स बोला जाए, एक ही बात होती है। mg इज वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट mg, और वेट भी mg होता है। यस या ना? हम लोग वो GH वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, तो हम क्या करते हैं? w एट हाइट h इज इक्वल टू m g एट हाइट h। ये क्या कभी भी आई डोंट नो, केवल ने एक्चुअली mgh वाला बोला था कि mg सबस्क्रिप्ट h बोला है? नहीं, वो mg एज हाइट वाला ही, मतलब सब्सक्रिप्ट हाइट एच वाला। वाला ही। तो फिर मैं बोल सकता तू गलत है ये बोलता था तो सही हो सकता था, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में h है। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है। अब केवल gh का फॉर्मूला क्या डिराइव किया है? g into 1 minus 2h upon re। g into 1 minus 2h by re। और h का वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है? RE/2। तो सभी h का वैल्यू यहाँ पे रखो, और फाइनली WH कितना आ रहा है वो मुझे बताओ। सर सिर्फ mg आ रहा है। सिर्फ mg आ आ रहा है? गया सर 28। हाँ 28 पर उससे मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। वही मैं इससे पूछ रहा ये हूँ बात भाई, पहले भी बोल रहा है mg आ रहा है। सर एक्चुअली मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया। तो कौन सा मैंने किया? g into 1 plus h by re वाला यूज किया, raised to -2। g into 1 plus h upon re raised to -2। मैं आ रहा हूँ, उस पे आता हूँ। वेट करना, ये मेरे को बताया उसने तो मैं सॉल्व करवा रहा था। चलो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते जीएच का।
स्टार्टिंग में बता देता तो याद नहीं रहता। क्यों यूज नहीं कर सकते ये फॉर्मूला हम? सर क्योंकि नहीं आ रहा सब था। कट होके 1 माइनस 1 सब कट होके सर वही रहे। सर जीरो आ जाता। ये नहीं कि सर ये तो सॉल्व करने पर मजा नहीं आ रहा, 1 - 1 का, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला आप डिराइव करते वक्त आपने एक कंडीशन लिखी थी, H is जब h का वैल्यू RE से बहुत बहुत कम हो तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। आप देख लो अपने नोट्स पे से जहां पे लिखा है वहां पर भी ये कंडीशन लिख के दी है आपको। बट क्या अभी जो मेरी हाइट है वो RE के कंपैरिजन में बहुत छोटी है? अरे नहीं, आधी है, आधी को छोटा नहीं बोलते। तो अगर हाइट अच्छी खासी है तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं। फिर भाई याना ने जो मुझे बताया कि सर मैंने तो ये फॉर्मूला यूज किया, तो वही फॉर्मूला आता है एक्चुअली, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बाय RE होल स्क्वायर। याद रखना ये कि आप वो फॉर्मूला ये तभी यूज करोगे जब ऐसी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही हो क्वेश्चन में। यहाँ तो बहुत बड़ा एच दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, उससे आधा रेडियस दिया हुआ है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप इसमें एच का वैल्यू रखो RE/2, तो आपको आपका आंसर मिलता हुआ दिखेगा। डन। आ गया सबका आंसर? नहीं आया हो तो भाई मुझे सॉल्व करना आता है, मैं कर दूंगा। मुझे लगा इतना मैथ्स तो आप कर ही सकते हो, इसलिए मैंने आपको दिया है। फिजिक्स मैंने समझा दिया था, थोड़ा मैथ्स 8th 9th वाला तो करने को दिया है। सर आंसर कुछ 24/5 आ रहा है। 24/5 आ रहा है? वही देख लेते हैं सिद्धार्थ, 24/5। नहीं सर, नहीं सर, ना ना नहीं, रुको 28 रुको आ सर, गया। सॉरी अरे सर। आता है यार, मुझे पता है हर साल आता है। 252/5, सॉरी सर। कोई बात नहीं। कैवल आ गया? यस सर। ऑलराइट, चलिए तो 8.3 पे आ रहा हूं मैं। डेरिवेशन 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 डेरिवेशन, बस यही 8.3 में, और कुछ है ही नहीं। और है भी सब इजी 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 इजी। बस एक कंसेप्ट याद रखो और सब जगह अप्लाई करते जाओ।
चलिए, सो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है अब, जिसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। नाम सुन के क्या लगता है क्या होता होगा? मतलब अर्थ के बाहर जाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? सिंपल सी, कोई अपने स्केप प्लान मूवी भी थी ऐसा एक, बहुत सारी चीजें स्केप से रिलेटेड आपने सुनी हुई है। कभी तो इच्छा हुआ जिंदगी में, यार ये अच्छा दोस्त नहीं है साले को उठा के फेंक दूं मैं, ऐसा फेंकू कि कभी लौट के ही ना आए। मतलब फेंकने का है, मारने का नहीं है। हाँ, अच्छे थॉट रखने के, तो लौट के नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसा ही है कि अगर आपने किसी को अर्थ पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इतनी तेजी से फेंका, इतनी तेजी से फेंका कि वो कभी लौट के आए ही ना अर्थ पे, तो जो स्पीड आपने उसको दी होगी वो एस्केप स्पीड होगी, जिससे वो अर्थ को एस्केप कर जाए। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं तो साली वापस ये अर्थ पे लौट के क्यों आ जाती है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। बेसिकली एक ग्रेविटी है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर लेती है। क्या ऐसे है ना यार, ऐसे गिर जाता है ऑब्जेक्ट। तो फिर ऐसा होता क्यों होगा? क्योंकि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। जैसे हर मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती थी। क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट विद इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हर मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन, जिस रीजन के अंदर अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट या मैग्नेट एंटर किया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करने लग जाता। बट अगर उस रीजन से बाहर आपने मैग्नेट को रखा दूसरे को, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो जिस रीजन के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है मैग्नेट, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता था। सिमिलरली अर्थ के अराउंड भी एक ऐसा रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई और ऑब्जेक्ट आया तो अर्थ उस वक्त अपनी तरफ खींच लेगी, बट अगर उससे बाहर रहा तो अर्थ का उस पर कोई जोर नहीं चलने वाला है। तो इस रीजन अराउंड दी अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचे चले आते हैं। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, इतनी स्पीड प्रोवाइड करूं कि ऑब्जेक्ट अर्थ से निकल के इस रीजन को क्रॉस कर जाए, ओवरकम कर जाए, तो फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। फिर तो अर्थ उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। तो जो स्पीड मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को, उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। इज दैट क्लियर? सर सिर्फ स्पीड नहीं होगा ना, फिर फोर्स भी होगा ना थोड़ा तो। हाँ, सब दिया ना। तू अगर स्पीड देती है तो उसको v है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, तो सब कुछ होता है। पर जब डिराइव करेंगे हम स्पीड के लिए कि भाई स्पीड कितना देना पड़ेगा, फोर्स और एक्सेलरेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमको पता लगना चाहिए कितने मीटर पर सेकंड, कितने किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। सर बट ये मास पे डिपेंड नहीं करता? नहीं पड़ता, ये इसकी खासियत है। अच्छा एक चीज बता, मैं एक एलिफेंट को ऊपर से गिरा दूं, नहीं यार ऐसे तो नहीं गिरा सकते यार, एनिमल है, तुम बुरा मान जाओगे। चलो अपने एक बड़ी सी एक हैवी लोडेड ट्रक ले लेते हैं, उसको ट्रक को ऊपर से गिराते हैं, और एक साइड अपने एक पेन को गिरा देते हैं। दोनों पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगता है, अलग अलग लगता है? सेम लगता है सर। सेम ही लगता है ना। तो सेम वही लगता है। वहां पर भी मैटर करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, मास पे डिपेंड नहीं करने वाला है वो चीज, कि कितना भी हेवी ऑब्जेक्ट हो। आपको फोर्स प्रोवाइड करनी, इतनी स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको कि वो आपका बाहर चले जाए, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हमारे लिए वो पॉसिबल अभी मैं डिराइव करवाऊंगा तो पता लगेगा ये हलवा नहीं है कि उठाया फेंका और बाहर। फिर क्यों हम रॉकेट्स बना रहे, रॉकेट्स बना रहे होते हैं। यस यस सिद्धार्थ। सर तो फिर मतलब ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे हमने देखा है कि पेन को इजीली फेंक सकते हैं, अब रॉकेट को कैसे फेंक सकते हैं अपन? सेम वैल्यू मास तो डिपेंड थोड़ा करेगा मैं ही ना। अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ ना बात कि भाई यार मुझे उसका कितना फोर्स लग रहा होगा, मैं तो बोल सर रहा हूँ अर्थ का मास उसको वो है ना। कितना देना होगा, मेरे को उन दोनों को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब किसी को एकदम
मैं सिर्फ वैल्यू बताऊंगा कि भाई दोनों को आप एक वैल्यू दे दो, मैं बता देता हूं भाई। एस्केप स्पीड का वैल्यू जो मैं डिराइव करने वाला हूं वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी मैं डिराइव करूंगा, मार्क्स कट जाएगा, मैथमेटिकली प्रूव करके बता दूंगा। तो इतनी स्पीड जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दोगे, अब वो कैसे दे रहे हो वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट इतनी स्पीड अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को दे दी तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाता है। अब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्या समझते हो? 11 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रैवल करना चाहिए, एक सेकंड के अंदर, तो अर्थ को फील्ड। तो अब बेसिकली हम या ऐसा कोई डिवाइस अर्थ पे बना ही नहीं है अभी तक जो किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंक पाए। बट दिस इज जस्ट अ वैल्यू, डिराइव तो करके रख सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई डिवाइस बनेगा तो उस डिवाइस को पता होगा भाई इतनी स्पीड तो देनी पड़ेगी अगर उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवाना है। अब किसी को एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये रॉकेट वॉकेट तो कर जाते क्रॉस, ये कैसे कर रहे होते हैं? ये देखो, तो यार ने थ्रस्ट बोला मिलता है ना उनको, यस, केवल थ्रस्ट मिलता है ना उनको। यस। अरे उनको तो कंटिन्यूअसली फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, उसमें पेट्रोल मतलब उनका जो ये ऑयल होता है, हाइड्रोजन। हाँ, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये किसकी बात हो रही है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बात हो रही है। इनिशियली आपने दे दिया, उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रैवल करेगा, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पर अगर आप कंटिन्यूअसली उसको ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट दे रहे हो, ईंधन जल रहा है नीचे की तरफ, उसको ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट मिल रहा है, तो वो जा सकता है। कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक बार लगेगा, उसके बाद कभी नहीं लगेगा, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रैवल करेगा। इसकी बात हो रही है। बाकी तो अब अपथ्रस्ट ये मतलब हर रॉकेट उस पे तो बेस्ड है, हाइड्रोजन फ्यूल होता है अंदर उसमें, वो फ्यूल की बेसिस पे वो ऊपर जा रहे होते हैं, तो वो तो कंटिन्यूअसली उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो ऊपर जा पा रहा है। ऐसा नहीं था कि ग्राउंड पे एक बार दे दिया उसके बाद बंद हो गया अब जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। चले डिराइव करने, तो फिर बता दे तो भाई मास कट जाता है, कट जाता तो यार सिद्धार्थ मेरी गलती नहीं, कट जाता है, मैं क्या करूं? कट गया तो मैं इसका आंसर बता No सकता problem, हूं, sir. इट इज इंडिपेंडेंट, वो मैथमेटिकली प्रूव करके दूंगा मैं तेरे को। चलिए, तो इस पूरे डेरिवेशन को याद रखने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो डेरिवेशन भूल जाओगे, तो डेरिवेशन को याद रखने का पिवटल पॉइंट बता रहा हूं। जैसे ही एस्केप स्पीड का डेरिवेशन आता है, दिमाग में क्या आना चाहिए? नहीं यार ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, पहली चीज ये आनी चाहिए, याद हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब बात करते हैं कैसे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो किसी के लिए नया नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले हम जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो करने वाले हैं उसकी टोटल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर निकालेंगे, और फिर जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकालेंगे। आपको पता है इन्फिनिटिव क्या होता है? यूज तो बहुत बार किया है। होता क्या है इन्फिनिटिव? ये वाला, ये जिस एट को नींद आ जाए और वो पी के गिर जाए, क्या होता है सिद्धार्थ इन्फिनिटिव? Sorry, sir. सिद्धार्थ ये इन्फिनिटिव क्या होता है? अरे बहुत इजी है Sir, quantity which can't be counted. At infinity. इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है ना? अरे जिसको मेजर ना कर सके, सिंपल, अनकाउंटेबल। जो चीज हमारे लिए मेजरेबल नहीं है वो इन्फिनिटिव है ना? याना क्या इसमें क्या लॉजिक है? अब प्रॉब्लम क्या है, हमको किसी जगह को तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि हम इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते चलो। तो जब ये डेरिवेशन हम करते हैं या इन जनरल भी, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट ही हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर तो कहीं भी जा सकता है। उसके बाद स्पेस है, एक ऐसी जगह जिसका कोई एंड नहीं है। तो हम क्या करते, हमने मान लिया कि जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लेगा, अब वो कहीं पर भी हो सकता है, डजंट मैटर, एक बार क्रॉस कर लिया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है?
टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी वर्ड हमने यूज किया था चैप्टर 6 में। होता क्या है, एक ही बात है, टोटल बोलूं मैकेनिकल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यस, मतलब मैकेनिकल बोला तो बत्ती जल गई, टोटल में जलनी बाकी थी। तो याद रखना, आपको ऐसे भी बोला जा सकता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तभी ट्रू होता है व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व। ये भी आपको बताया गया था चैप्टर 6 में, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं एप्लीकेबल होता है। आप में से कोई जेई या नीट कर रहा होगा तो उसमें ये बताया जाता है न्यूमेरिकल करवाते वक्त। बट ठीक है, अभी हाल सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अभी अगर मैं लिख रहा हूं टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सरफेस पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर। अब अगर मुझे उसको लॉन्च करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में, लास्ट आपने आज मेरे को आते से बताया था, वो कितना था, माइनस जी m1 by n2 upon r, m1 m2 upon r। एम आई ऑडिबल? ठीक है, कॉल आ गया था मेरे को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या डिराइव किया था, m1 g minus g m1 m2 upon r। m1 m2 अपॉन r, या अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते तो माइनस जी एम ई एम बाय आर ई, ऐसा होता था ना। ठीक है, गुड, तो मैं यूज करूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, टोटल एनर्जी एट सरफेस, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बहुत टफ है, बहुत टफ। हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। इजी था यार, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने डाल दिया। ये हो गई उसकी इनिशियल स्पीड, क्योंकि सरफेस पे दी थी तो वी आई लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अर्थ की सरफेस पर ही है, अरे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से बात हो रही होती है यहाँ पे हमेशा। सर तो आप कभी सरफेस बोलते हो, कभी सेंटर बोलते हो, आपने अभी वो, बोला सरफेस पे लेना है। अरे याना फिर तूने डेरिवेशन ढंग से समझा ही नहीं है लास्ट क्लास में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव से लेकर आ रहे होते थे तो हम उस पे कितना वर्क करते थे, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ सुना था लास्ट क्लास में। हाँ बट वो हम अब इंफिनिटिव समझ, से ला रहे थे, इसे हम सरफेस पे यस भेज रहे हैं। यस, रुक जा ना। तो हम बोलते थे अर्थ एक ऐसा स्फीयर है जिसका पूरा मास हम उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड समझ लेते हैं, एमी, ऐसा होता था कुछ। तो अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा है, जो कि मैं अभी भी वही वर्ड यूज करूंगा क्योंकि सरफेस तो सरफेस होती है ना याना, तो सरफेस से इस एमी, अगर ये ऑब्जेक्ट एम है, ये अभी सरफेस पर है और पूरी अर्थ का मास मैंने उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा अभी आर ई, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। समझ में आया? ये लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो ये गुस्सा क्यों करने लग जाती है, मारेगी फेंक के कुछ यार, अरे सर ये क्या, अरे जो पढ़ाया है वही पढ़ा रहा हूं मैं। माइनस जी कहा गया यार, पेन चेंज हो गया, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई, दिस इज टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, माय इक्वेशन नंबर 1। 50% डेरिवेशन खत्म। ओहो, इतना इजी, पर इतने इजी में तो प्रॉब्लम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम हो गई, याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अब निकालनी है भाई टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटिव, फाइनली जहां ऑब्जेक्ट पहुंचाना चाहते हैं हम, कहां पर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटिव प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव। अब देखो लास्ट क्लास का एक और कंसेप्ट यूज करवाता हूँ, मतलब यूज नहीं करवाता, पूछता हूँ याद आता है कि नहीं आता है, डेरिवेशन खोल के रख लेना पोटेंशियल एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटिव कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर।
हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, उसको हम फाइनल वी फाइनल स्पीड ले लेते हैं। और अगर आपने 8.2 सेशन में पोटेंशियल एनर्जी में पेज नंबर बता देता हूं, नहीं तो फिर गालियां देगी भी आना मुझे यार। 8.2 पेज नंबर 86, और जहां वो डेरिवेशन खत्म होता है उससे नेक्स्ट पेज पे अगर आपने लाइंस पढ़ी है तो इन्फिनिटिव पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसिडर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ऐसा करो, वो भी मत पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 में एक अंडरलाइन दी होगी। जीरो 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 सर। जीरो, धन्यवाद, बता दिया। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो। और ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना हो ना तो फॉर्मूला ये होता है, अगर r का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, ऐसे भी याद रख सकते हो। पर याद रखना, क्योंकि 12th में भी काम आने वाला है, कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली आप कहीं भी जीरो ले सकते हो एज अ रेफरेंस। एक जगह आपको जीरो लेना होता है, उसके कंपैरिजन में बात करना होता है। बट इसके बारे में मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा अभी यार, नहीं तो अरे सर इतने दिनों बाद आके और कंफ्यूज कर रहे हो क्या, गालियां क्यों खाए अपने इतना। तो हाफ mv स्क्वायर, भाई किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? ये था सरफेस पर टोटल एनर्जी, ये था इन्फिनिटिव पे टोटल एनर्जी। बोल दे केवल। केवल यस सर। मैं तेरा नाम में तो बार बार केवल केवल कर देता कि मेरे 2-3 फ्रेंड और 2-3 स्टूडेंट भी है ऐसे केवल ही है, अब तू केवल है। सर केवल ही बुलाते हैं सब। अरे वो ऐसा कॉमन है, दो नाम मेरे को और मिले, एक था जैतून और एक था जैतून, JETUN वाला। सर एक्चुअली है नाम गुजराती लोग सिर्फ ऐसे प्रोनाउंसिएशन चेंज करते थे, नाम वही रखते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता था यार, एक को जैतून बुलाना पड़ता था, एक को जैतून बोलते थे। नहीं, रियल प्रोनाउंसिएशन तो केवल ही है सर, वो सब केवल केवल बुलाते हैं। मतलब केवल ही है ना जो मैं बोला? यस सर। हाँ मैं सही बोला, क्योंकि तूने मेरे को 10th में बताया था सर केवल, मैंने बात किया था 10th में जब तू इंस्टीट्यूट पे था कि भाई क्या बोलूं हाँ चलो चलो। सो अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम conservation of energy, total energy at the surface of earth must be equal to total energy at infinity। वही conservation of energy तो यही बताता है, सरफेस पे जितनी एनर्जी होगी उतनी इन्फिनिटिव पे होनी चाहिए। सरफेस पे एनर्जी मिली कितनी थी? तो हाफ m vi स्क्वायर माइनस g me m बाय re, और इन्फिनिटिव पे मिली सिर्फ हाफ m vf स्क्वायर। भाई बोलो, मस्त लग रही ना इक्वेशन? एकदम झकास। अब एक चीज समझाता हूं आपको मैं। जब आप इतना लिख लो पहले, और हो जाए तो बता देना, थम्स अप थम्स अप। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी वैल्यू दिया कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंका तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को कर जाएगा क्रॉस। ये मैंने आपको बता दिया। जब क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी पूरी एनर्जी, जो भी मैंने पूरी एनर्जी दी होगी वो कंज्यूम हो रही होगी, क्योंकि उसको तो अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल करना है। तो अगर मैंने उसको सिर्फ इतना ही स्पीड दिया होता तो होता क्या, वो अर्थ से स्टार्ट करके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस तो कर देता, बट क्रॉस करने के बाद उसकी पूरी एनर्जी हो चुकी होती कंज्यूम, क्योंकि मैंने एकदम नेक टू नेक दिया है, जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही दिया है। तो जैसे ही वो फील्ड को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद एनर्जी बचेगी नहीं, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। स्पेस में जाके रुक जाएगा, क्योंकि वहां पे वैसे भी उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ना कोई और उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो स्पेस में जाते से रुक जाएगा, जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। कब? जब मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिर्फ उतना ही दिया जितना उसका था रिक्वायरमेंट। 11.2 चाहिए होता है, मैंने उतना ही प्रोवाइड किया। अरे कौन गायब हुआ? याना हितवी, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि अगर मैं सिर्फ उसको इतना ही स्पीड दूं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस तो करेगा, बट क्रॉस करने के बाद उसको घूमने के लिए बचेगा नहीं। इसको ऐसे समझो,
आज आपकी घर पे लड़ाई हो गई, सिर्फ समझना है, ऐसा कुछ करना नहीं है। मम्मी से मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जेब में थे सिर्फ 1000 रुपए, और पता लगा और टीवी में देख रखा था जो घर छोड़ता है वो मुंबई जाता है तो तुम्हारी भी इच्छा हो नहीं हम भी मुंबई जाएंगे तो पता लगा 1000 रुपए की टिकट थी मुंबई की, तो जेब में थे 1000 रुपए, पहुंच तो गए, अब क्या करें? स्टेशन से बाहर निकलते से हर चीज के पैसे लगेंगे, कहीं और पहुंचना है तो वहां की तो रिक्शा, ऑटो, कैब महंगी, खाना पीना है तो भी पैसे चाहिए, रुपए है ही नहीं आपके पास, तो मतलब पहुंच तो गए आप, बट अब मजे मारने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए कुछ पैसा बचा नहीं, तो जाते वहीं के वहीं रह जाओगे स्टेशन बट अगर मैं आपको, आपके पास लेट से 2000 रुपए होता तो 1000 आपको मुंबई पहुंचाने में काम आ जाता, और बचा हुआ जो 1000 था उसमें आप थोड़ा बहुत, अगर आपको पता है कि आपका फ्रेंड कहाँ पे रहता है या कोई भी जहाँ पे आपने सोचा होगा, तो वहां तक आप कैब करके जा सकते थे, 1 दिन 2 दिन कहीं पे सस्ता मिल जाए तो वह खा सकते थे, इतना सरवाइव कर लोगे, एक आध दिन जितना। तो मतलब आपको पहुंचाने के बाद भी घुमाने फिराने के लिए थोड़ा अमाउंट था। अभी इस केस में क्या है, अगर मैंने 1000 ही दिया मतलब 11.2, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच तो जाएगा, पर उसके बाद इसके पास घूमने फिरने के लिए, ऐश मारने के लिए, मजे मारने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी, तो जाके करेगा क्या, रुक जाएगा। बट अगर 11.2 की जगह मैंने दिया होता 12, मतलब मैंने रिक्वायरमेंट से 0.8 ज्यादा ही दिया है, तो 11.2 जितना तो उसने कंज्यूम कर लिया अर्थ की फील्ड को क्रॉस करने में, पर अब यहां पर आके रेजिस्टेंस हो जाता है 0, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, तो बचा हुआ जो 0.8 होगा ये स्पीड से वो घूमने लग जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स इसका अलग होता है, बट जो बची हुई एनर्जी होगी, बची हुई स्पीड होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसी के हिसाब से वो पूरे स्पेस में घूमता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे आके स्पेस। समझ आया ये कंसेप्ट? ऑलराइट, अब देखो। सर यस सिद्धार्थ, जा रहा है घर छोड़? सर बट उसके पास हाँ बोल बोल। सपोज करो हमने ऐसे, मतलब आपने जैसे कि बोला कट टू कट ने एनर्जी भेजी, तो सर बाद में वो वहां पे स्टॉप थोड़ी होगा, वो रोटेट करने नहीं लगेगा अगर उसके पास ना हो तो भी? उस पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ कि जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर गया, रोटेट वो कब तब कर सकता है जब वो फील्ड के अंदर होता है, फील्ड उसको घुमाती है, वो नहीं घूम सकता है। इसके पीछे का मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, आने दे मुझे सैटेलाइट वाले पोर्शन पे। ये जो आपने मंगल मिशन मंगल जो भी थी, देखी थी क्या, वो अक्षय कुमार की थी, तो उसमें बताते वो हाँ गोल सर। गोल, तो रोटेट करने के लिए उसको फील्ड के अंदर रहना जरूरी, फील्ड के बाहर नहीं रोटेट कर सकता, घुमाने के लिए कोई फोर्स तो हाँ चाहिए सर ना। बट फील्ड तक पहुंचने की तो हमने एनर्जी दे दी कट टू कट, बट उसके बाद तो अपना वो काम करेगा ना, अर्थ का ग्रेविटी जो गोल गोल घुमा अरे रहा है। कैसे काम करे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही तो निकाल रहा हूँ सिद्धार्थ, अगर अंदर ही रखना होता तो फिर मैं देता क्यों, वो तो अर्थ की तरफ वापस खींचा चला आ सकता था। वो रोटेट करने वाला फिजिक्स अलग है, उस पर मैं आऊंगा, बट वो तब कर सकता है जब वो अंदर हो, यहां पर गई हो, बाहर नहीं कर सकता है रोटेट, ये याद रखना। ओके सर। यहाँ कभी उसको रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के तो बराबर होता सर है, तो वो वो रोटेट सन की करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब हिसाब से वो रोटेट तो करेगा ही ना। अभी अपने को सन को कंसिडर नहीं करना है भाई, होती बहुत सारी चीजें स्पेस में, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जब वो पहुंचा, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा उसके ऊपर। अभी हम उसको लेके डिराइव कर रहे हैं, इतने सारे चीजें आपको इंजीनियरिंग में जाओ मिलेगा, ये सब सब मिलेगा, मैंने पढ़ रखा है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला ही था। तो अभी हाल वो सब कंसिडरेशन मत लाना, हम 11th में हैं, भूल मत जाना मैं 11th में, वो भी हाल जैसे कि चलते चलते याद दिलाते रहा करो, या तो स्कूल के रिजल्ट तो याद दिला ही देते हैं दोनों मैनर में कि 11th में हम अभी तो क्या ऑनलाइन में थोड़ा याद कम दिला पा रहे लोग, ऑफलाइन होता तो थोड़ा अच्छे से याद दिलाते तो वही चल जाएगा। बट अभी हाल के लिए सन का, दूसरे प्लैनेट्स का, स्टार्स का कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां प्रेजेंट नहीं है। हमने बोला बस वो अर्थ के फील्ड को क्रॉस कर चुका है और किसी और प्लैनेट का वहां पर फील्ड है नहीं। ठीक है, ये बताने के पीछे का रीजन ये था कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडरेशन लगाऊं कि मैंने इनिशियल स्पीड कितनी दी है, एस्केप स्पीड जितनी, तो फिर फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 लिख सकता हूं मैं।
अगर मैंने इनिशियली दिया एस्केप स्पीड जितना है तो फाइनल हो जाएगा 0। अगर ये इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो ये तो हो जाएगा 0। अब इधर की बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ m vi की जगह ve स्क्वायर, ये माइनस था, इक्वल टू में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा g me m बाय re, और RHS में ये जो था वो तो 0 हो चुका है। ये स्टेप समझ आया जो मैंने लिखा? कोई दिक्कत किसी को? पक्कू? भाई सिद्धार्थ, मास तो गया, मेरी गलती नहीं है, पर ऑब्जेक्ट का मास तो चला गया, तो m उड़ चुका है। अब सिर्फ बचा कितना है? ve। मेरे को सब्जेक्ट जिसको बनाना है v स्क्वायर, और ये 2 उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 2g me डिवाइडेड बाय re, और अगर ये भी हटा दूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये होता है एस्केप स्पीड का फॉर्मूला। अब अगर इस फॉर्मूले से मुझे वैल्यू लेके आनी हो तो कैपिटल G क्या होता है? 6.67 into 10 raised to power minus 11. 6.6। मास ऑफ अर्थ पता है क्या होता है? Sir, 6 into 10 raised to power minus, 24. माइनस मत बोल देना इतना। Sorry, sir. प्लस 24 kg। 6 into 10 raised to the power 24 kg। भाई जिस पे रहते हो उसका मास जान लो, अर्थ का सबको बताना इतनी भारी है, मैंने तो भारी थी मेजर भी कर लिया है तराजू रख के। 6 into 10 raised to the power 24 kg। एंड रेडियस ऑफ अर्थ अभी मैंने बताया था 6400 किलोमीटर, और 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर्स। ये जब वैल्यू रखते हो तो आपको v का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट कन्वर्ट करने के बाद, बट ऐसा एक्चुअली एक स्टेप आपका और बढ़ा दिया जाता है यहाँ पे, वो मैं नोट्स के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि इतना वैल्यू याद ही ना रखना हो। g एट सरफेस क्या होता था? g me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर होता था, ये डिराइव किया हुआ है। तो यहां से g me को सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, क्या होगा? GRE square. यहाँ पे आ रहा है g me, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? g me की जगह लिख दूंगा स्मॉल g re स्क्वायर डिवाइडेड बाय re कैंसिल आउट। फॉर्मूला v का क्या हो गया? अंडर रूट 2g re। अब सिर्फ रेडियस की वैल्यू रखो, g का वैल्यू सरफेस पे तो 9.8 पता ही था, इंटू 2 वैल्यू रखोगे, वैल्यू आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके एस्केप स्पीड का डेरिवेशन। ये एग्जाम्स में आता है, हाँ बहुत सारी एग्जाम्स में स्कूल्स में पूछ लिया जाता है, और याद रखना सबसे इजी है। क्या बोला था स्टार्टिंग में मैंने? क्या दिमाग में आना चाहिए? अरे बोल लॉ दो। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Conservation of एनर्जी। जब ऐसा बोलोगे तो अगली स्टेप दिमाग में आएगी, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन है तो कोई 2 पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एक हो जाएगा सरफेस, एक हो जाएगा इन्फिनिटिव। एक जगह हम सरफेस पे टोटल एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का ऐड करके, और एक जगह हम कहां निकालने वाले हैं? इन्फिनिटिव पे। जैसे ही निकलेगी दोनों को कर दोगे इक्वेट, आ जाएगा आंसर। इस तरीके से डेरिवेशन याद रखे जाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में होते हैं 80 के अराउंड डेरिवेशंस होंगे, 11th में भी 12th में भी मिला के 70-80। अब ऐसे 70-80 नहीं याद रखे जाते। याद रखने का तरीका क्या होता है? इनोवेटिव बनो थोड़ा, बताओ मत। वो बहुत इलॉजिकल वे भी हो सकता है याद रखने का, पर बताना थोड़ी ना है। लोग अलग अलग तरीके से याद रख रहे होते हैं। एस्केप स्पीड है तो पहले एस्केप स्पीड में यार सर ने बताया था किसी को तो फेंकना था आसमान, वो फेंक दिया था तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया। ये सब मन में याद रखने के तरीके होते हैं कि अंदर ही अंदर आपको ये चीज क्या करेगी? बहुत हेल्प करेगी डेरिवेशंस को याद करने में, आप भूलोगे नहीं। एक बार अगेन लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट एक बार आपकी प्रैक्टिस करी हुई होगी और इस तरीके से एक माइंड में बेतुकी सी स्टोरी बनी हुई होगी। हमेशा स्टोरी ऐसी बनाओ जो याद रह जाएगी, फनी लगनी चाहिए। कुछ भी ऐड कर दो, अपने आप डेरिवेशन से याद हो जाएंगे। आपको क्या लगता है हमें क्या यूं ही याद रहते होंगे? या कुछ ना कुछ तो दिमाग में होता हो। एक तो डेफिनेटली सालों का प्रैक्टिस हर साल कोई करवाते हैं स्टूडेंट, बट अगेन एकदम से कोई पूछ ले तो यार कुछ तो याद आएगा ना। यार एस्केप स्पीड है, एस्केप स्पीड में कंजर्वेशन था, कुछ तो याद आ ही जाएगा।
चलो सो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ अब, विच इज अर्थ सैटेलाइट्स। अब इसके बारे में हमारे सिलेबस में तो बड़ा कम दिया हुआ है, बट थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा था वो मैं आपको दे दूंगा, तो आपको कुछ वर्ड्स याद रह जाए शो ऑफ करने के लिए कभी। बाकी तो जो मैं आपके साथ करूँ वो आप किसी और के साथ कर देना। सर मैकेनिकल में नहीं आता ये सब? मैकेनिकल में नहीं आता। मैकेनिकल में जनरली सैटेलाइट्स की बात नहीं होगी ना केवल। मैकेनिकल वाली ब्रांच तो जो भी काम कर रही होती जनरली एक लेवल के बाद आ सकता है, जब आप एक स्पेसिफिक मैकेनिकल में मास्टर्स करते हो। तो वो ग्रेजुएशन रॉकेट और वो सब तो मैकेनिकल में आएगा ना? रोटेटर इज नॉट अबाउट सैटेलाइट। रोटेटर नहीं सर, रॉकेट। नहीं, ऐसा नहीं होता। रॉकेट मैकेनिकल में आएगा, उसका इंजन की वर्किंग आएगी। इंजन जो बनता ग्राउंड पर है, अर्थ पे बनता है, तो मैकेनिकल ऐसा नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सैटेलाइट्स आती। कम्युनिकेशन कर कहां से रहे, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हम घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये सब सैटेलाइट्स की वजह से हो रहा है। तो वहां पर पढ़ा था, और थोड़ा बहुत पोर्शन आता भी होता। देख, मैं आई एम नॉट मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मैं बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो ज्यादा डिटेलिंग में दूंगा नहीं, बट जहां तक मुझे पता ही नहीं आता, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मैकेनिकल में। ओके। सबसे पहले तो अर्थ सैटेलाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहला दिमाग क्या आता है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी आपने पढ़ी है? मून। यस, मून, चंदा मामा। तो याद रखना, नेचुरल सैटेलाइट जब पूछी जाती है ना, तो सब ऐसे ऐसे नाम दे रहे होते हैं जो इसरो ने भेजी हुई है या किसी नासा ने भेजी हुई है। अरे वो सब होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून, जो याद रखना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट आपको। आर्टिफिशियल बहुत सारी है, तो आपको कुछ एग्जाम या नाम दिए हो, ठीक है, ये इनसैट और बाकी बहुत सारी होती है, तो वो सब डिटेलिंग में मैं अभी जाऊंगा। यस सिद्धार्थ, तू 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 जब बोले तभी तेरा अनम्यूट किया कर, बाकी तो तू पीछे का बहुत सुना देता है। ठीक है, हाँ जी सर। अब आते हैं सैटेलाइट्स। आप सभी को पता है कि सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती, पर सैटेलाइट के काम होते क्या क्या है? अलग अलग पर्पस की सैटेलाइट भी अलग अलग होती है। फोटो खींचना है सर, याद आया मून का फोटो खींच के अर्थ पे भेजेंगे। अरे घूमी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रही है अभी हमारे लिए। अर्थ के लिए क्या क्या आपको पता है? आपके नॉलेज में मूवीज से कहीं तो आया होगा कि सैटेलाइट क्या क्या काम कर रही होती। बहुत सारे काम कर रही है। आर्टिफिशियल हाँ, मतलब आर्टिफिशियल वो नेटवर्क प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन बोल सकता हूँ इन जनरल, कम्युनिकेशन। बिकॉज फोटो कम्युनिकेशन खींचते हैं, फोटो। फोटो तो डीएसएलआर भी खींच देता है अपना। उसके लिए अपने को थोड़ी ना वहां सर पे आपका डीएसएलआर कोई मून पे थोड़ी फोटो खींचने जाता है। तो देखो मून की क्यों चाहिए अभी सर फोटो? अर्थ का एग्जामिन करता है। और अर्थ को एग्जामिन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मतलब एक चीज फिक्स हुई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस पर्पस में काम आ रही है? एक हो गया कम्युनिकेशन, जहां पर आपके मोबाइल्स भी काम कर रहे हैं, आपका टाटा स्काई, आपका एयरटेल भी काम कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका कम्युनिकेशन वाला, ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए। और कुछ? कल के दिन बारिश होने वाली है। वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्टिंग ये कोई हमारे बाबा लोग थोड़ी ना बैठ के कर रहे होते हैं भविष्यवाणी, कल के दिन बारिश होगी। अरे प्रिडिक्शन लगा लिया जाता है, वो कभी भी 100% ट्रू नहीं होता है, वो चेंज हो सकता है। बट हाँ, वेदर फोरकास्टिंग, अगर कहीं पर साइक्लोन है और आपके यहाँ पहुंचने वाला है, तो वो आपको वहां से पता लग जाएगा कितने टाइम में वो पहुंच सकता है, उसकी स्पीड क्या है। मतलब वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है, तो ये एक पर्पस हो जाता है। और कोई आ रहे दिमाग में? सर ऐसा मत करो, फोटो भी तो खींचता है सैटेलाइट। फोटो खिंचवा लेंगे बस, अपने फिर डालेंगे बस इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे होते हैं। अभी हाल के लिए रिडार कम्युनिकेशन, रिडार में भी काम होता है। हाँ। मतलब जो एयरक्राफ्ट है, ये सब जो फ्लाई कर रहे उड़ रहे, इनको भी उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए प्लेन पायलट उड़ाता नहीं है। पायलट का काम होता है सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग का। जो ऊपर उड़ रहा होता है वो सिर्फ सिग्नल्स पे उड़ रहा होता है, उसमें पायलट को कोई रास्ता नहीं बता के रेड लाइट आ रही लेफ्ट लेने का है या राइट लेने का है, ऐसा कुछ पायलट को आइडिया नहीं लगता है। तो पायलट का काम सिर्फ होता है जो सबसे डिफिकल्ट होता है, लैंडिंग और टेक ऑफ करवाने का। पर ऊपर वो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है, सिग्नल से ही उनको रास्ता पता लग रहा होता है कि कहाँ जाने का है। होता है मैन्युअली भी किया जा सकता है, बट मोस्टली वहां पे ऑटो पायलट ही चल रहा होता है।
इतना ज्यादा क्लाउड है, क्लाउडी वेदर है, या फिर उससे भी ऊपर उड़ रहे, डिपेंड करता है। आप नीचे भी आओगे आपको पता ही नहीं आगे क्या है, आप उसके भरोसे नहीं जा सकते हो कि जो दिख रहा है उस बेसिस पे टर्न मार लेंगे, ऐसा नहीं। तो वो सब सिग्नल्स पे चल रही होती है वहां पे, तो उनको भी गाइड करने का, या फिर अपने रेडार इनमें भी लगता है, अपने बड़े बड़े शिप्स में आना का मजा आ गया, शिप्स में इधर उधर, तो उसमें भी हमारी सैटेलाइट्स काम आती है। सर दूसरी कंट्रीज पर नजर रखने के लिए भी काम आती है। सर ऐसा Yes, कहीं फैक्ट पढ़ा था कि 150 प्लस सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में अर्थ के that is जो not घूम fact, रहे। वो है। सर नहीं हाँ है, और सर ज्यादा है पर सर। ऐसा अरे बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है। सर एलॉन कभी मस्क, एलॉन 1000 मस्क तक है अपनी बहुत सारी भेज रहा है। सर। सर कभी रशिया ने ऐसा 1000 हुआ भेज ऐसे दिए। ठुक गई हो एक दूसरे से? यही समझने की बात है कि ऐसी ठुकती नहीं है वो। हम ऐसी चीज नहीं है, साइकिल चलानी सीखी और स्पेस में भेज दिया और सैटेलाइट जा जाके। सर तो बंद पड़ according to जाए सर तो Google, गूगल रीजन गिर क्या है नहीं फिर? तो जाती। इतनी सारी सैटेलाइट एक दूसरे के साथ घूम रही, कभी ऐसा हल्का फुल्का क्रैश भी नहीं ऐसा हुआ है? सर रीजन अब क्या है? इसका रीजन ये है कि सभी सैटेलाइट सेम ऑर्बिट में नहीं घूम रही होती। सर तो पत्थर पत्थर आ जाए तो ऑर्बिट में हाँ वो ये तो आते ही है ना, मीटियोर्स तो आते ही है ना। sir, according to Google, sir, 2,787 total satellites है around Earth के। रशिया की 2000। बहुत है, सब अपनी भेज रहे हैं। पॉइंट ये है, सिद्धार्थ का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है इस चीज में कि भाई इतनी सैटेलाइट्स है तो घूम कैसे रही है, ट्रैफिक नहीं होता है ऊपर। बट बात सही है, बट इस तू पहले सिद्धार्थ म्यूट कर। तेरे ये आवाज मेरे को पढ़ाने नहीं देता। याना को सब देखो, याना की वो मिनी माउस वाली 2 बन गई है। याना ने छुपा लिया यार, मिक्की माउस के कान नहीं आते थे, याना के बालों से ही वैसे बन गए। आ गया। देखा था सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 3 वर्ड याद रखने हैं आपको। लियो, दैट इज लियोनेल मेसी। मियो, म्याओ, एंड जियो, जो कि वो वाला नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं। सर लियो मेरे डॉगी का नाम है। वाह, डॉगी फेमस है, पर ये वो डॉगी नहीं है। लियो, मियो, जियो, किसी ने सुना है इससे पहले नाम? सर लियोनार्डो का नाम सुना है। हाँ, तो वो तो लियोनेल मेसी का भी मैंने सुना है। सर मियाओ मेरी वो गली में रहती बिल्ली ऐसा आवाज निकालती है। वो सबकी बिल्ली ऐसी ही लगाती है, म्याओ म्याओ। और सर जियो मींस जियोग्राफी, जो 10th में पढ़ चुके, कुछ आया नहीं। चलो, मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। लियो का फुल फॉर्म होता है लो अर्थ ऑर्बिट्स। लो अर्थ ऑर्बिट्स। मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, और जियो का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जायंट अर्थ ऑर्बिट। नहीं नहीं, जायंट नहीं, जियो स्टेशनरी। ये आपको नेक्स्ट सेशन का भी एक आध 2 पॉइंट में बता रहा हूँ साथ साथ में। लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और जियो इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। अब लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? जो अर्थ के नजदीक में ही घूम रही होती है। मतलब अगर कोई सैटेलाइट है जो 400-500 किलोमीटर की हाइट पे घूम रही है, तो वो हो जाती है लो अर्थ ऑर्बिट्स में। तो कुछ सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है उनके पर्पस के अकॉर्डिंगली, मतलब उनका एप्लीकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली। कुछ को रखा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में, जिनका हाइट रेंज होता है अराउंड 1100 to 1600 किलोमीटर, वेरी करते हैं, पर 1100 से 1600 किलोमीटर की हाइट पर ये सैटेलाइट्स होती है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की हाइट में, जो कि मोस्टली कम्युनिकेशन में काम आती है। तो जब ऑर्बिट्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में रखा जाता है, सैटेलाइट्स को, सॉरी, इस वजह से सिद्धार्थ ऐसा नहीं होता है कि सब एक साथ ही एक ही कतार में घूम रही है, पहले मैं आऊंगी फिर तू आएगा, ऐसा नहीं, सब अलग अलग जगह घूम रही होती है। दूसरा, इफ दिस इज आवर अर्थ, तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, और ये क्या होगा? इक्वेटर। तो कुछ सैटेलाइट जो होती है वो इक्वेटर के आजू बाजू घूमती है,
उसको बोलते इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स होती है जो पोल्स के आजू बाजू घूमती है, वो होती है पोलर सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट याद रखना है आपको। पोलर सैटेलाइट का जो हाइट होता है वो 500 टू 600 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में घूम रही होती है, पोल्स पे नजर रखती है क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, तो वो सब पोलर सैटेलाइट का काम है। तो अलग अलग एक्सिस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट्स घूम रही होती, तो बहुत सारी भी लॉन्च करोगे तो ट्रैफिक नहीं होगा। अपने ऐसा तो ही ना करोगे कि पॉपुलेशन है तो उसमें भी ज्यादा लोग चला रहे हैं गाड़ी, तो वहां पे तो स्पेस है भाई, सब हो सकता है। अब ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ, लियो मियो जियो ये सब मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। आपको याद होना चाहिए कि जो सैटेलाइट्स होती है वो कोई एक ही ऑर्बिट में नहीं घूम रही होती है, अलग उनके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड क्या है हमें उसके अकॉर्डिंगली वो अलग अलग ऑर्बिट्स में होती है। तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब आप कभी भी इससे रिलेटेड मूवीज देखोगे या न्यूज देखोगे तो वो ये इनमें से कोई एक वर्ड यूज करने ही वाले हैं कि ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, या रीड करोगे नासा वासा या इस शुरू का कोई भी पार्ट तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट्स में यूज करते वो वर्ड, तब आपको फ्यूचर में याद रहेगा। जैसे सुनोगे याद आएगा। नहीं, एक दिन अभिनव सर आए थे क्लास में, अनएक्सपेक्टेड था, सर तो उन्होंने आगे पढ़ा दिया था। हाँ सिद्धार्थ। सर बट उनका ऑर्बिट जहाँ तक मुझे पता है एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता। हाँ नहीं तो होता है। वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे तीनों के जो पाथ हैं वो मर्ज करते होंगे। तो सर उधर क्या होगा फिर? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा हाँ बिल्कुल नहीं सर, होता। तो आपने इसके बारे देखा में सही बोलूँ ना, फ्रैंकली मैं अभी यार कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो बोलूंगा उससे नया कंफ्यूजन इकट्ठा होने वाला है। क्योंकि इसके लिए बताऊं, तुम्हारे सब सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की सब बुक्स मिला लेना, इतनी मोटी बुक थी मुझे मेरे इंजीनियरिंग में, उस बुक में इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी सैटेलाइट्स और इसके बारे में, जो सब्जेक्ट पूरा तो मुझे भी पसंद नहीं था कि कितनी जो मोटी सर ने पढ़ी भी नहीं थी। है ना? पास तो मैं होता था, उतना टैलेंट मुझ में था। बट अगेन ये बहुत वास्ट स्टडी है, ये आपको अभी 0.1% 1% ज्ञान दिया जा रहा है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी है, और कॉम्प्लेक्स, कोई भी चीज स्पेस में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हम जितना सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वहां पर, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे अवॉइड भी कर रहा हूं मैं। सोलर फ्लेयर्स आते हैं भाई, सन से भी तूफान आ रहे होते हैं, उससे हमारी अर्थ तो बच जाती है बिकॉज अर्थ के पास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। बट कुछ सैटेलाइट जो बाहर बहुत हाइट पर घूम रही है, वहां पे कुछ तो इफेक्ट उनका भी पहुंचता है, तो उनको कैसे टैकल किया जाए, ये बहुत सारी चीजें होती है। कुछ सुपरनोवा आइडिया तो आपको मिशन मंगल से लगा होगा, वो उसमें ये बताते भी है। यस फेरिन। तो वो सुपरनोवा और उन सबका भी आपको पढ़ा आया होगा ना? अब आती है बहुत चीजें यार, बहुत सारी डेप्थ में, और मुझे भी टाइम हो गया तो बहुत सारी तो चीजें फ्रैंकली हम भूल भी जाते हैं। मैंने कोई सुपर हुआ तो स्टार स्केटेड नहीं होता, वो थोड़ी आता है। मतलब अलग अलग कंसेप्ट है, मैं तो सिर्फ सैटेलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेस बहुत बड़ी स्टडी है अपने आप में, जो आज तक हमारे मतलब अर्थ पे कोई पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है। सब लगे पड़े समझने को स्पेस, पर स्पेस समझना इतना इजी नहीं है। स्पेस बहुत टिपिकल है। बस ये है कि अभी एज अ स्टूडेंट, एज अ 11th स्टूडेंट आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बेसिक, कि जब एक सैटेलाइट लो अर्थ, अब हमारे सिलेबस में जो भी मैं अभी डिराइव करवा रहा हूं आपको, वो सब किसके लिए होने वाला है? लो अर्थ ऑर्बिट्स के लिए। ऐसी ऑर्बिट्स जिनका हम एच कंपेरेटिवली बहुत कम मानते हैं अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन। तो हर जगह जहां एच आएगा मैं नेग्लेक्ट कर दिया करूंगा। तो ये सब नेग्लिजेंसी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसके पीछे का एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं, उसमें बहुत सारा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बट आपको आइडिया लगना चाहिए कि एक अर्थ जब एक ऑर्बिट घूमती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता होगा, कितने टाइम में वो अर्थ के अराउंड घूम लेती होगी, उसकी कुछ तो स्पीड होती होगी, तो उसकी स्पीड क्या होती होगी, उसकी टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये इस सेशन में हमें जानना है। और उसके बेसिक फॉर्मूलाज, ज्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। और जाना है तो गूगल इज द बेस्ट टूल, यूज करो। एक दो पेज पढ़ के बंद कर दोगे, छोड़ो ना। ये नहीं हो रहा है अब, क्योंकि इसमें आपको अभी बहुत सारी चीजें जानना बाकी है। आप 10th में आपको इच्छा तो है पढ़ने की, बट यार उतनी टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी नहीं अभी तक, आपको आगे वाली स्टडी करनी बाकी है। ये किसकी तरह होता है? सीरीज की तरह होता है भाई। सीजन 1 में बिल्डअप होती है कहानी, एंड नहीं कर देते। फिर सीजन 2 आता है, उसमें फिर एंड में कुछ छोड़ देते, फिर सीजन 3 आता है। तो बेसिकली स्टडीज भी ऐसी है, कुछ आपको 9th में पढ़ाया गया, उससे
कुछ आपको सिमिलरली 11th में आ रहा है, पर थोड़ा बढ़ गया है सिलेबस, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गया है, बट बढ़ गया है। पहली बुक आपने वहां पर भी न्यूटन्स लॉज पढ़े थे, यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉज पढ़ रहे हो, वहां पर भी वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, यहाँ पर भी वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हो, तो वो सब चीजें एक एक लेवल बढ़ा दी, तो आपका दिमाग अब उसके लिए डेवलप हो चुका है। अब इसके बाद वाला टर्न आता है कि अगर आप इसी फील्ड में इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग आपको कुछ सिखाती है, फिर मास्टर्स आपको उसमें कुछ सिखाता है, तो इस तरीके से आपका ज्ञान बढ़ता है। आप एक साथ नहीं कर पाओगे जब हमको नॉलेज ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप दिन भर गूगल पे लगे हुए हो, बुक्स बहुत रीड कर लिया आपने, 400-500 बुक्स पता नहीं इसी के ऊपर पढ़ ली हो इधर उधर से, तो भाई अलग लेवल है, बट अभी के लिए इतना काफी है। और अभी का काम क्या है हमारा मेन, नंबर लाने सर पढ़ा दो, नंबर लाए बिना तो कैसे चलेगा, तो नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, पहले तो नंबर भी लाना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो मैं डिराइव करूंगा वो होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम से ही पता लगता होगा, जब लो अर्थ ऑर्बिट्स की बात करूंगा, लो अर्थ ऑर्बिट्स में जब सैटेलाइट्स घूम रही होती है तो उनका वेलोसिटी होता कितना होगा वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अब उसको डिराइव करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, ये पेज पे तो मजा नहीं आएगा, आपको लिखना भी रहेगा तो लिख लो साथ साथ में। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग डाल दूं भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ये है हमारी अर्थ, ये सब मत बनाना, ये तो मैंने सिर्फ बना दिया है। ये है उसका रेडियस आरी, डेफिनेटली सैटेलाइट है तो कुछ हाइट पे तो उड़ती होगी, तो मान लेते हैं कि ये मेरी सैटेलाइट है जिसका कुछ मास m है और हाइट अर्थ की सरफेस से कितनी है h, और वो यहां पे घूम रही है। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे घूमते वक्त उसका वेलोसिटी कितना होने वाला है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्पेस में घूमे, अर्थ पे घूमे, या आज आप अपने पेन में या एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांध के गोल गोल घुमाओ, हर ऑब्जेक्ट जो दुनिया में गोल घूम रहा है उसको किसी चीज का रिक्वायरमेंट होता था। चैप्टर 5 में पढ़ा था, व्हाट वाज दैट रिक्वायरमेंट? फिर से बोलो, फिर से। कोई भी ऑब्जेक्ट को टॉर्क? अगर सर्कल में घूमना है, नो टॉर्क नहीं, सर्कल Force. में घूमना है तो एक खास फोर्स का रिक्वायरमेंट होता था, वो खास Centripetal. Centripetal force. यस सेंट्रिपिटल फोर्स। ये फोर्स उसको चाहिए ही चाहिए अगर आपको उसको गोल गोल घुमाना है तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। मास सैटेलाइट को चाहिए तो सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर, और सैटेलाइट सेंटर ऑफ द अर्थ से कितनी हाइट पर है, तो mv स्क्वायर बाय आर। जनरल फॉर्मूला चैप्टर 5 में पढ़ा था mv स्क्वायर बाय आर, मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो लगा दिया, mv और r हो गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर नहीं सॉरी v नॉट का स्क्वायर आर ई प्लस। अब ये तो होता था रिक्वायरमेंट, और किसी को ये फुलफिल करना पड़ता था, मतलब जो भी फोर्स सेंटर में लग रही होती है वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर देती थी। जैसे कि सिंपल सा लॉजिक वापस दे रहा हूं, अगर एक स्ट्रिंग से आपने एक स्टोन को बांध के गोल गोल घुमा रहे हो तो इस तरफ लग रहा होता था टेंशन इन दी स्ट्रिंग, तो हम टेंशन को इक्वेट कर देते हैं mv स्क्वायर बाय आर से कि ये रिक्वायरमेंट है, ये जिसने फुलफिल किया वो रिक्वायरमेंट। जितनी भी फोर्सेस टुवर्ड्स दी सेंटर लग रही होती है हमेशा उसको आपको इक्वेट कर देना होता है mv स्क्वायर बाय आर से। यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी जो लग रही होगी सैटेलाइट पे सेंटर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कितना है, g मास ऑफ द सैटेलाइट, मतलब अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट, और इनके बीच का डिस्टेंस आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। क्लियर है?
Now here the centripetal force is provided by the gravitational force. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसने प्रोवाइड किया है तो हम बोल सकते हैं एफ का वैल्यू जो होगा वो एफ के बराबर होना चाहिए अगर ये सैटेलाइट गोल गोल घूमना चाहती है तो। अब सिद्धार्थ जो तूने बोला था सर वो गोल गोल तो घूमने लग जाते, तो गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि उसको ग्रेविटी कुछ फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए उसको ग्रेविटी के अंदर रहना जरूरी है। बाहर तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी तो प्रोवाइड कौन करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सी इज एम वी नॉट बाय आर ई प्लस एच। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिक्वायरमेंट थी और फुलफिल किसने किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच। अभी तक तो इजी है, यहां तक कोई दिक्कत? डेरिवेशन खत्म हो गया है, मतलब इतने में तो टन आप आज याद कर सकते हो। एक आर ई प्लस एच से आर ई प्लस एच गया, मास कई बार भी नहीं बचेगा इस चैप्टर में, मास हमेशा ऑब्जेक्ट का उड़ जाता है। तो कभी गलती से आपका बच रहा हो तो स्मार्ट स्टूडेंट की तरह आखिरी आंसर से निकाल देना, क्योंकि मास बचता नहीं है। तो एज ए टीचर बोलना नहीं चाहिए, बट एज ए स्टूडेंट बोलूं कि भाई स्मार्टनेस क्या है। तो इस चैप्टर में 90% केसेस में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं बचता है, और अगर नहीं बचता ये क्लियर है और आपका बच रहा है मतलब आपने कुछ झोल किया है डेरिवेशन या कहीं पर कुछ गलत किया है। तो अगर टाइम ना बचे चुपचाप से साइड में ले लेने का मास्क। सो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। तो वी नॉट का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट, ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया। अब सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में घूमे, लियो मियो जियो, ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल होता है। जी कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, आर ई कांस्टेंट, हाइट जिस भी रेडियस की ऑर्बिट हो वो रख सकते हो। बट अभी हाल जैसा कि हमने बात किया था, हम चाहते हैं कि हम लो अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा पढ़े, जो ऑर्बिट्स अर्थ के नजदीक होती है। तो अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट्स की बात करूं तो फॉर दैट एच का वैल्यू आर ई से छोटा होगा बहुत, और अगर होगा तो मैं इस फॉर्मूले से एच को उड़ा सकता हूं। इन दी सेम मैनर मैंने पिछले फॉर्मूले में, पिछले डेरिवेशन में आपको एक फॉर्मूला बताया था, जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। ये पता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस का फॉर्मूला आता था जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो वहां से जी एम ई को सब्जेक्ट बनाया था जी आर ई स्क्वायर। ये आइडिया लग गया ना मैं कहां से लेके आया हूं शब्द को? तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पे वी नॉट का वैल्यू अब देखो, अंडर रूट जी एम की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा? स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, और नीचे एच को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो नीचे सिर्फ आर ई बचेगा। तो ये आर ई कैंसिल, वी नॉट कितना आ गया? अंडर रूट जी आर ई। जी का वैल्यू पता है, आर ई का वैल्यू पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर था? 8 पॉइंट क्या था, हाँ 8 किलोमीटर के आसपास। तो इनके एग्जैक्ट लिख दूंगा तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रही होती सैटेलाइट स्पेस में अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में है तो, इस स्पीड से। बट फॉर लो अर्थ ऑर्बिट्स। सर सेकंड स्टेप कैसे डिराइव किया समझ नहीं आया। ये सेकंड सर। ये हाँ वाला सर वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ आपके राइट हैंड साइड पे टॉप पे। ये सर एच जी वो Yes, sir. स्मॉल है ना एच वाला वो। ये वाली जगह पर जी एम ई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जी आर ई स्क्वायर। अच्छा ओके। और नीचे क्योंकि एच भी मैंने छोटा कंसीडर किया तो ये गायब कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ओके नीचे से आर ई बचा। अब ये कैंसिल आउट हो गया और ये वाला पार्ट समझ गया। क्लियर है सभी को? ऑर्बिटल वेलोसिटी गुड। अब मैं इसके टाइम पीरियड को डिराइव करवा रहा हूं कि जब सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स में घूमती है तो कितने टाइम में घूम लेती होगी भाई? और आंसर कितना आएगा? लेस देन 1.5 आवर। मतलब पूरा अर्थ का चक्कर 1.5 घंटे, हमारी क्लास के टाइम से भी कम में लगा लेती है।
तो हमने जब स्टार्ट किया तो जब हम एंड करेंगे तब तक वो सैटेलाइट्स पूरा चक्कर काट चुकी होती है अर्थ का, क्योंकि स्पीड इतनी है, लो अर्थ ऑर्बिट्स में है। तो टाइम को निकालने का फॉर्मूला भाई हमने बचपन में ही सीख लिया था, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, ऐसा ही होता है। ऑलराइट, या डालू पेज। तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन में मैं बोलूंगा टाइम पीरियड जो होगा टी, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब देखो ये सैटेलाइट डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ये पूरा कितना होगा ये, 2 पाई आर, वापस सोच लो। 2 पाई आर ना, अरे आर कैसे हो सकता है जब उसका आर ही प्लस एच। प्लस एच। वेरी गुड, आर को बोल सकते हो कि भाई जिस सर्कल में ये घूम रही है उसका रेडियस क्या है, आर ई प्लस एच, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, अभी डिराइव की, वी नॉट। दिस इज द टाइम पीरियड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला अभी हाल मैं ओरिजिनल फॉर्मूला ही रखूंगा, हाँ, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, ये वाला। ये तो मैंने स्पेशल केस बताया आपको, ये मैंने एक्चुअल फॉर्मूला बताया था वी नॉट का। तो अगर वी नॉट स्क्वायर होता तो ये रख देता, वी नॉट है तो अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं पीछे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर मैं आगे जाता हूं। मैंने सिर्फ, और किसी को ये डाउट फ्यूचर में आ जाए कि ये कैसे आया, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये लिख के रखना तो ही पता लगेगा। डिस्टेंस सरकमफेरेंस ले लिया है और स्पीड प्रीवियस क्वेश्चन डेरिवेशन में डिराइव की है। ऑलराइट, अब देखो, क्या अगले स्टेप में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यूमरेटर एज इट इज है पर डिनोमिनेटर उल्टा होके ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये वाली टर्म थी वो ऊपर आ गई। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट। ऑलराइट, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 होता है, ब्रैकेट नहीं स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर आके 2 हो जाता है ये, मतलब जब ये 2 अंदर जाता है रूट के तो डबल हो जाता है, और बाहर आता है तो हाफ हो जाता है, यही रूल कहता है मैथ्स में। तो अगर इस टर्म को मैं अंदर भेजूंगा तो ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगी, समझ आया। जब मैं आर ई प्लस एच को अंदर भेजता हूं तो सिर्फ आर ई प्लस एच अंदर नहीं जाएगा, स्क्वायर अंदर जाएगा, तभी तो बाहर आके आर ई प्लस एच होता है। तो अगर ये अंदर जाके खुद स्क्वायर बनेगा और एक ऑलरेडी इसका वेट कर रहा है अंदर, तो नेट पावर कितना हो जाएगा, क्यूब। क्यूब। तो आर ई प्लस एच होल क्यूब, ऐसा आपका आ जाएगा। किसी को डाउट क्या किया मैंने ये मैथ्स में, मैंने सिर्फ इस पूरे पार्ट को भेज दिया स्क्वायर रूट के अंदर, जब ये जाएगा तो खुद स्क्वायर बन के जाएगा और एक आर ई प्लस एच वेट कर रहा है, तो बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 + 1 3, तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम ई। बताओ भाई, पता लगा ये। अब क्या करूंगा मैं, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला डिराइव करवा लिया। लो अर्थ ऑर्बिट्स के लिए क्या पंगे करता हूं मैं हमेशा, एच को छोटा मान लूंगा, छोटू सा है एच आर ई के कंपैरिजन में, एंड जी एम ई को किससे रिप्लेस करूंगा, सिद्धार्थ किससे रिप्लेस करूंगा, सर जीएमई को उसके जो हमने डिराइव किया था तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले। बोलो किससे किया था, आर ई जी आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी और स्मॉल कैपिटल जी। जी बोलने का आदत डाल लो, नहीं तो जी बोलते वक्त खुद ही फंस जाओगे कौन सा जी लिख के आ रहे हो। तो जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर।
तो अब ये अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई, h को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ऊपर तो बचेगा सिर्फ RE क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे GME की जगह रख दिया मैंने GRE स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट RE बाई G। अब रेडियस ऑफ अर्थ भी हमको पता है, which is 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। G का वैल्यू भी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 पाई का वैल्यू 6.28, वैल्यू रखोगे ये आ जाएगा 84.6 मिनट्स। इतने टाइम में अर्थ सैटेलाइट्स पूरा चक्कर मार लेती है। सर ये डेरिवेशन पूछेंगे? पूछ सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो आ सकता है जोड़ के। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसमें मैंने सिर्फ कौन सा कंसेप्ट यूज किया याद करना, अरे यार ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब सैटेलाइट गोल घूम रहा था अर्थ के अराउंड, और जब ये गोल घूमेगा तो घूमने के लिए यार इसको दुनिया का हर ऑब्जेक्ट को गोल घूमने के लिए एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। वो क्या थी? सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स किसी को तो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो फोर्स सेंटर में लग रही होती है उसको हम इक्वेट कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, और इन दिस केस इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक ही फोर्स अवेलेबल है वहां पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल से इक्वेट करके आंसर ले आते हैं इस तरीके से। अभी खत्म सर। नहीं खत्म नहीं हुआ, 5 मिनट है आज तो। तू इतने दिनों बाद है, आज तो अपने 1-2 घंटा और पढ़ेंगे ना। नहीं सर प्लीज, अभी हम बहुत थक गए सर, मेरे को इतनी ऊंघ आ रही है। तो उसके बाद सो नहीं सकती तू। सर 2 मैं तो घंटे सो के जाऊंगी मिनट सर बोला 1 आपने। घंटा। एग्जाम दे के बैठे नहीं होगा। इनका तो मानता है हेतवी और हाँ सिद्धार्थ मानने का एग्जाम दे के बैठे तो मतलब। सर हम गरीब हैं। सर मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रही हूँ। सर स्कूल का लेक्चर था 2 घंटे। अरे मजाक था, हंसो चलो। बाय सर, टेक केयर। रुक जाओ, एक टॉपिक नेक्स्ट पेज पे जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट नंबर 5 और 6, और उसके ऊपर हाइट और एंगुलर मोमेंटम के सिर्फ फॉर्मूले एज इट इज डिराइव कर दिए। हाइट का इससे निकाल रखा है, एंगुलर मोमेंटम का आपने 7 चैप्टर पढ़ा, MVR होता है, वहां से MVRE प्लस S से निकाल रखा है। तो याद रख पाओ तो रख लेना। आज तक मैंने कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल नहीं देखा स्कूल में इन पे आया हो, बट ये वाला पार्ट आप पढ़ के रखना। कोई डाउट हो कि कैसे आया तो पूछ लेना, अदरवाइज पॉइंट 5 और 6 ये बचता है लास्ट। अच्छा ये रुको, 8.4 सेशन खोलो, एक पेज का ही है। कुछ पार्ट मैंने आपको बताया है उसमें, जैसे पोलर सैटेलाइट्स क्या होती है, जियो स्टेशनरी के बारे में थोड़ी डिटेलिंग देनी बाकी है, तो वो वाली मैं और दे दूंगा। और वेटलेसनेस में पढ़ाऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए वेटलेसनेस वाला सिचुएशन, चैप्टर 5 से पढ़ते आ रहे हैं। लिफ्ट में जाकर लिफ्ट की रस्सियों को काट देना, वो होता है वेटलेसनेस, है ना? या ना सर प्रैक्टिकली देखा नहीं है कभी, हो सकता है वो उसके लिए फिर तू एक्सपीरियंस कर सकता है, पर देखो क्या वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो हाँ करके सर, हाँ करेगा। अभी तो बाद में एक्सपीरियंस करना ना। हाँ सर, तो मतलब खत्म चैप्टर, तब हो जाएगा खत्म, अभी नहीं तब हो और जाएगा। न्यूमेरिकल वो बड़े भारी है इस चैप्टर में, कैलकुलेशन वाइज अभी आगे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है, तो सो सैड एक भी लग रहा है और क्या हो रहा है ये। पर हाँ इसके न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन थोड़े भारी भारी होते हैं, तो वो हम देख लेंगे जब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास टू क्लास मैंने बता दिया, थियोरी वाइज चैप्टर सिर्फ आपका 10% बचा हुआ है, बाकी वो न्यूमेरिकल वाइज ही होगा जो भी है। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन। 2 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, मैगी बनाने जितना टाइम दे दिया मैंने। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।